बजट 2025 और 26 पेश किया गया है वो कितना ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखता है। जब बजट पेश हुआ तो वो जो तमाम उम्मीदें या ख्वाहिशें थीं वो मैं समझता हूँ कि दम तोड़ गई। इन्होंने इस बजट में कोशिश की है कि टैक्स ऑफिसर्स को एम्पावर किया जाए, जो कि शायद फ्यूचर में जाके फैटल साबित हो। हुकूमत ने ऑनलाइन ई कॉमर्स पर टैक्सेस लगा दिए हैं, आप क्या समझते हैं? IT के ऊपर टैक्स तो पूरी दुनिया में ही है। तो ऑनलाइन बिजनेस है, उसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, तो उसको डॉक्यूमेंटेड करने के लिए ज़रूरी था कि जितने भी आपके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डिलीवर करते हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए। जो तमाम पाकिस्तानी है, जब तक हर कोई टैक्स के हवाले से रेवेन्यू में जमा नहीं करवाएगा देन तब तक पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। टैक्स अहदाफ रखे गए हैं, इसको पूरा करने के लिए बजट में कोई रोड मैप नहीं बताया गया। क्या मौजूदा टैक्स पेयर ही निशाना बनेंगे? अभी तक इस बजट के बाद मैं समझता हूँ उनकी जो मुश्किलात है वो मजीद हमें बढ़ती नजर आ रही है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसको बजट में मुतारफ करवाने का क्या मतलब है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन है 236G। जब भी एक प्रिंसिपल पर्सन अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को गुड सेल करेगा तो उसका टैक्स डिडक्ट करेगा, एडवांस टैक्स चार्ज करेगा उससे। अब अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा और उसका रिकॉर्ड FBR के पास मौजूद होगा तो FBR के ऑफिसर्स जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉज को फॉलो करते हुए उसके अगेंस्ट टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकें। जो चैम्बर मुतालबा कर रहे थे इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, SMEs, वो बजट में कोई बेहतरी की तजावीज़ आई हैं? जो पॉलिसी रेट है पहले से बेहतर हुआ है नो डाउट, मगर इसको मजीद सिंगल डिजिट में करने की ज़रूरत है। कि ये बेटर का क्या मकसद है और इसको बजट का हिस्सा बनाने से हुकूमत को क्या फ़ायदा होने वाला है? बेटर के मीन के ये थोड़ी सी एक डेंजरस टर्म भी मैं समझता हूँ। जो कंसल्टेंट है जो भी यूज़ करेगा इसका पासवर्ड और अगर वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी कहाँ पे जाएगी? तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि FBR अगर अपनी क्लैरिफिकेशन दे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस को बजट का हिस्सा बनाया जा रहा है जिस पर ताजे बरादरी सरापा एहतजाज है, आप क्या समझते हैं इसका कोई मुतबादल है? इस बजट में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको सख्ती के साथ इस बात के ज़रिए हरासमेंट फैलाई है। 50% से ज़्यादा दुकानदार ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने लिए भी हिसाब किताब नहीं रख पाते, तो गवर्नमेंट के लिए उनके लिए हिसाब किताब रखना इतना आसान नहीं है। FBR के अफसरान को लामहदूद इख्तियारात से नवाजा जा रहा है, क्यों? पहले ही FBR के पास बहुत सारी पावर्स हैं। FBR को इतने ज़्यादा और लामहदूद पावरफुल किस्म के इख्तियारात देना ये मुनासिब नहीं है। जो सेल टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये स्पेशल लॉज हैं। स्पेशल लॉज का एक अपना स्कोप होता है, उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है, उसमें हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज होती है। FBR का एक अफसर SHO, सिविल जज, सेशन जज के इख्तियारात एक वक्त इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। आप एक ऐसे बंदे को अथॉरिटी दे रहे हैं उसका बेसिक नॉलेज है वो लॉ का ना हो। इतनी ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी या ट्रेडर्स के ऊपर सख्तियाँ करने की उसका जो रिजल्ट है वो कतन अच्छा नहीं आ सकता। इस बात को जो है दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है कि भाई इस बंदे ने टैक्स फ्रॉड किया तो उसको अरेस्ट कर सकता है। भाई एक बंदे के पास गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। ताजर टैक्स देता है, नहीं देता, पूरा देता है, आधा देता है, कौन देता है, कौन नहीं देता, इन बातों से अब हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये तो एक वेपन यूज होगा कि अगर किसी ऑफिसर की कोई बंदा बात नहीं मानता भी इसको रोक लो, इसको अरेस्ट कर लो। अरेस्ट करने का पूरा एक प्रोसीजर है। आप पढ़े ना CRPC को, पढ़े PPC को। FBR का अफसर कंपनियों के CEO और चेयरमैन को भी गिरफ्तार कर सकता है। क्या आपको लगता है कि ये सारा जो कानून है, जो जिन लोगों के हाथ में आपने ये तलवारें पकड़ा दी हैं, वो इसको प्रॉपर अप्लाई कर सकेंगे? क्या वहाँ पे पिक एंड चूज वाला मसला नहीं हो जाएगा? आप कहीं तो किसी को आज़ादी के साथ काम करने दें। आपके पास एक अथॉरिटी है कि किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया, आप उसके ऊपर लायबिलिटी डिटरमिन कर सकते हैं, उसकी रिकवरी कर सकते हैं। आपके पास तो ये पावर है कि कंपनी के एसेट को सेल तक कर सकते हैं। तो फिर आप उस बंदे को कैसे कहेंगे जी मैंने इसको भी पकड़ना है? बजट तकरीर में वजीर खजाना को वकला का जिक्र करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? अगर एक टैक्स पेयर अपने वकील के पास नहीं जाएगा तो गलत रिटर्न फाइल कर देगा। जब गलत रिटर्न फाइल करेगा तो लिटिगेशन को आपने बढ़ाना है, उसको जेलों में डालना है। वजीर खजाना साहब आपने ये अल्फाज वापस लें। अगर आप किसी की दिल आजारी करेंगे तो क्या समझते हैं कि वहां से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा?
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेक्स फोरम के साथ मैं हूं ज़लीबी। नाज़रीन, वफाकी बजट में हुकूमत ने कौन कौन से ऐसे स्टेप लिए हैं टैक्स कवानीन में और टैक्स पेयर के लिए, कहां कहां और किस तरह कंप्लायंस करनी है, किस तरह टैक्स रिकवरी होगी, और चैम्बर क्या मुतालबा कर रहे थे और टैक्स पेयर क्या मुतालबा कर रहे थे, और जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, टैक्स बार क्या मुतालबा कर रहे थे, क्या क्या तब्दीलियां हुई, क्या खोया क्या पाया, अब टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, और मुझे ज्वाइन करेंगे नईम खान साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, और लीगल एडवाइजर हैं FBR के। शाहिद नज़ीर चौधरी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद नज़ीर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो बजट 2025 और 26 पेश किया गया है वो कितना ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखता है? ये जो बजट है ये बड़ा एक अहम बजट पेश किया गया है। आम आवाम से लेके लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जितने भी इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दुकानदार हैं, उन सब को बड़ी अच्छी उम्मीदें थी और ये ख्वाहिश थी कि ये जो बजट है बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। जब बजट पेश हुआ तो वो जो तमाम उम्मीदें या ख्वाहिशें थीं वो मैं समझता हूँ कि दम तोड़ गईं। वो इसलिए कि पिछले बहुत सालों से जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो हम सब के सामने है कि दिन ब दिन श्रिंक होती जा रही है। इन हालात में जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी थी, छोटी से लेके बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी तक, हर की एक ही एक ख्वाहिश थी या उम्मीद थी कि इस बजट में मज़ीद टैक्सेस ना लगाए जाएं, इवन के रिलीफ दिया जाए, लेकिन इसमें हमें ऐसा कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। शाहिद नज़ीर साहब, ये भी बताइएगा कि जो टैक्स अहदाफ रखे गए हैं 14,131 अरब के, इसको पूरा करने के लिए बजट में कोई रोड मैप नहीं बताया गया। क्या मौजूदा टैक्स पेयर ही निशाना बनेंगे? देखें, रोड मैप तो ऐसा कोई उन्होंने जारी नहीं किया कि हमें नज़र आए जो टारगेट्स हैं वो कैसे पूरे होंगे, या जो इंडस्ट्री है उसके लिए क्या ऐसी बेहतर इक़दामात किए हैं जिसकी कि बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि इंडस्ट्री आपको पता है कि दिन ब दिन जिन मुश्किलात का शिकार है, अभी तक इस बजट के बाद मैं समझता हूँ उनकी जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद हमें बढ़ती नज़र आ रही हैं। शाहिद नज़ीर साहब, ये भी बताइएगा जो चैम्बर मुतालबा कर रहे थे इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, SMEs, यूटिलिटी बिल्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, वो बजट में कोई बेहतरी की तजावीज़ आई हैं? ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी ऐसी हैं कि जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज से चंद माह पहले अपनी तजावीज़ भिजवाई थी, उनको हर सेक्टर के मसाइल के हवाले से बताया था। देखें, अभी तक भी जो पॉलिसी रेट है पहले से बेहतर हुआ है, नो डाउट, मगर इसको मज़ीद सिंगल डिजिट में करने की ज़रूरत है। जो डॉलर है, हाँ, पिछले एक साल से लगभग एक स्टैंडर्ड पॉइंट पे फॉल कर रहा है, उसको भी मज़ीद थोड़ा सा कम करने की अभी भी ज़रूरत है। इसी तरह जो बिजली है उसकी जो प्राइसेस हैं उनको कम करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो हमारी दरमियानी जो इंडस्ट्री है उनकी जो लागत है वो कम हो सके, उनके एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कम हो सके, और जो अपनी वो जो प्रोडक्शन है उसको एक अच्छे तरीके से मार्केट भी कर सकें और इवन के उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। शाहिद नज़ीर साहब, ये भी बताइएगा कि जो तरमीमी आर्डिनेंस को बजट का हिस्सा बनाया जा रहा है जिस पर ताजे बरादरी सरापा एहतजाज है, आप क्या समझते हैं, इसका कोई मुतबादल है? देखिए, इसका कोई मुतबादिल नज़र तो नहीं आ रहा। गवर्नमेंट इस पे बज़िद भी है पिछले कुछ अरसे से, लेकिन इस बजट में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको सख्ती के साथ कि इवन के बहुत ज़्यादा उन्होंने इस बात के ज़रिए हरासमेंट फैलाई है बिज़नेस कम्युनिटी में, मार्केटों में, एक आम दुकानदारों में, कि कोई वायलेशन करेगा तो उसके ऊपर FIR होंगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, भारी जुर्माने होंगे, कारोबारी मराकज़ हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इतने सख्त जो कवानीन हैं वो बनाना, FBR को इतने ज़्यादा और लामहदूद पावरफुल किस्म के इख्तियारात देना ये मुनासिब नहीं है। इसके इवज़ बिज़नेस कम्युनिटी के साथ हर सेक्टर में एक अलग अलग उनको मशावरत करने की ज़रूरत। एक दफ़ा इस पर मेहनत करें, गवर्नमेंट को एक ही दफ़ा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस्लाहात करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, स्टेक होल्डर के साथ बैठ के अलग अलग सेक्टर्स के हवाले से कि किस सेक्टर पे, किस कारोबार पे, किस दुकान पे किस तरह का और कितना टैक्स लगना चाहिए। बिल्कुल हम भी यही कहते हैं, लेकिन आप एक फ्लैट जो फार्मूला है ना वो यहाँ पे कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ये वक्त ऐसा है कि इस पे वर्किंग की ज़रूरत है ताकि उसको मुकम्मल करने के बाद आगे इन फ्यूचर जो हम इस बहस से बाहर निकल आए कि ताजर टैक्स देता है नहीं देता
देता, पूरा देता है, आधा देता है, कौन नहीं देता, इन बातों से अब हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये ज़रूर कहूँगा कि चूँकि मेरा अपना जो ताल्लुक़ है वो मार्केटों से है या ट्रेडर्स से है, तो उनकी मैं नुमाइंदगी करता हूँ। ये मैं बिल्कुल न्यूट्रली एक बात करना चाहता हूँ कि 50% से ज़्यादा दुकानदार ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने लिए भी जो है ना उस तरह हिसाब किताब नहीं रख पाते होते। तो गवर्नमेंट के लिए उनके लिए हिसाब किताब रखना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें अवेयरनेस दे, मार्केटों में ताजरों को कोशिश करे कि एक फिक्स टैक्स जो फार्मूला है, एक फिक्स टैक्स जो निज़ाम है, वो अगर किसी तरह कोई फार्मूला ऐसा मिल बैठ के दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट है जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी एक हद तक पूरे हो जाए, और दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं वो भी मैं खुद चाहता हूँ कि वो कुछ ना कुछ टैक्स नेट में आएँ और टैक्स देना शुरू करें। लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा वो इतनी सख्ती कर देंगे और कोशिश करेंगे कि इतनी ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी या ट्रेडर्स के ऊपर सख्तियाँ करने की, उसका जो रिज़ल्ट है वो कतन अच्छा नहीं आ सकता। इस बात को जो है दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। शाहिद नज़ीर साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत ने ऑनलाइन ई कॉमर्स पर टैक्सेस लगा दिए हैं, आप क्या समझते हैं? दूसरा, कारोबारी सरगर्मियों को तेज करने और मुल्क इकॉनमी को ऊपर ले जाने के लिए हुकूमत को मजीद इक़दाम करने की ज़रूरत है? देखिए जी, IT के ऊपर टैक्स तो पूरी दुनिया में ही है। बात यह है कि अगर एक गरीब रिक्शे वाला 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है तो उसके ऊपर वो कोई 80 रुपए के लगभग टैक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है, और सुबह से रात तक जितने लीटर भी वो रिक्शे में डलवाता है और हर लीटर के ऊपर वो 80 रुपए गवर्नमेंट को देता है, जो रात तक शायद 500 या 1000 या से भी ज़्यादा बन जाता हो। दूसरी तरफ आप देखा जाए कि जो IT का कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो घर पे कर रहे हैं या उनकी कंपनीज हैं, ज़ाहिर है अर्न वो भी कर रहे हैं, कमाई वो भी कर रहे हैं, प्रॉफिट वो भी ले रहे हैं। तो अब ये वक्त ऐसा आ गया है कि हर कोई जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहा है, चाहे वो एक रिक्शे वाले से लेके एक IT सेक्टर वाले तक की मैं बात कर रहा हूँ, A to Z जो तमाम लोग हैं, जो तमाम पाकिस्तानी हैं, जब तक हर कोई अपना बोझ खुद नहीं उठाएगा, अपना हिस्सा टैक्स के हवाले से रेवेन्यू में जमा नहीं करवाएगा, देन तब तक पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया शाहिद नज़ीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है नईम खान साहब। जैसा कि मैंने आपको बताया, एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स अमूर है, इसी मेंबर है, लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर है FBR के। नईम खान साहब, बजट 2025 और 26 को ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक देखते हैं? थैंक यू यूबी सर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं बजट 2025-26 के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकूं। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है, अगर आप किसी आम आदमी की बात करें तो उस हिसाब से तो मुझे कहीं रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। हाल बात बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, मैं टैक्स के ऊपर आपसे बात कर लेता हूँ। इन्होंने इस बजट में सिर्फ कोशिश की है कि टैक्स ऑफिसर्स को एम्पावर किया जाए, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देने की कोशिश की है, जो कि शायद फ्यूचर में जाके फैटल साबित हो। टैक्स रेट्स के ऊपर उन्होंने अगर कुछ पब्लिक से कहा कि हमने चेंजेस की हैं, तो उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। अगर एक साइड पे उन्होंने टैक्स कम किया तो दूसरी साइड से उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि बिजनेसमैन को कहीं पर टैक्स रिलीफ है तो वो बिल्कुल नहीं है। हाल बता इन्होंने कुछ चीज़ों को ऐड किया जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जिस तरह इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस को या ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जो पहले नहीं था, तो वो एक प्लस पॉइंट है और उसको होना भी चाहिए था। अभी पिछले दिनों जो इन्होंने एक चीज़ कन्फ्यूजन अभी तक लोगों का, इन्होंने कहा कि डिजिटल इनवॉइसिंग इशू करनी है। इन्होंने लास्ट टाइम एक SRO जारी किया और उसके मुताबिक लोगों को इंटीग्रेट होना चाहिए था। अभी बजट में इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया है और जो पहले डिजिटल इनवॉइसिंग के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी में। मैं आपके प्रोग्राम के तौर से ये कहना चाहूँगा कि वो क्लैरिफाई करें कि क्या अभी इन लोगों ने उस पहले SRO को फॉलो करते हुए अपने आप को इंटीग्रेट करवाना है, या जो आपने ई बिल्टी का कंसेप्ट लेके उसको साथ लेके चलना है, या वेट करना है। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि FBR अपनी क्लैरिफिकेशन दे दें। नईम खान साहब, बजट में ई बिल्टी कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम को मुतारफ करवाने की क्यों जरूरत महसूस हुई? अयूब साहब, इन्होंने, जैसे मैंने पहले शेयर किया कि इन्होंने डिजिटल इनवॉइसिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। मेरा ख्याल है कि इनके पास मैन पावर नहीं है, या भी इनका जो सॉफ्टवेयर अब इसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन खुद से मॉनिटर कर रहे हैं, तो इन्होंने एक थर्ड पार्टी को एंगेज करने की कोशिश की है। इस बजट में इन्होंने कोशिश की है कि जो कैरियर्स हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको लूप में ले लिया जाए, और जब एक बंदा अपनी सेल टैक्स इनवॉइस इशू करे तो उस कैरियर को
ساتھ انگیج کریں اور ایک ای بلٹی جنریٹ کریں. اس کو میں ایگزامپل کو دے کے سمجھا دیتا ہوں. جس طرح آپ کوئی اپنا لیٹر ڈسپیچ کرواتے ہیں کسی بھی کوریئر سروس سے, تو وہ آپ کو ایک سلپ جاری کرتا ہے جس کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ میرا سینڈر, ریسیور اور اس کی لوکیشن اس وقت کیا ہے. ہاں, اس سے پہلے انٹرنیشنل ٹریڈ میں ای بلٹی کا کنسیپٹ اور ٹریکنگ کا کنسیپٹ بالکل تھا, اور اس کو ابھی بلکہ ہے, اور اس کو یہاں پہ یہ انٹروڈیوس دوبارہ کروانا چاہ رہے ہیں اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ میں. میرا خیال ہے سر کہ یہ ان کی جو پرپوزل ہے شاید یہ فروٹفل ثابت نہ ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹرز ہیں وہاں پہ ان کی ایسی کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ یہ کوئی سیل ٹیکس نوائز کو فالو کرتے ہوں, کوئی ٹیکسیشن کو بڑا اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہوں, ان کی ڈاکومنٹیشن بہتر ہو, تو ان کو لوپ میں لینا اور ان سے کہنا کہ ای بلٹی کو انٹروڈیوس کروائیں, شاید یہ ایک پرابلم کریٹ کرے, اور اس سے جو آپ کی ای انوائس کا کنسیپٹ ہے وہ بھی لنگر آن ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں. نعیم خان صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ ای کامرس پر ٹیکس لگانے سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ آن لائن جو کاروبار ہے کیا واقعی دستاویزی معاشرت کے لیے بہترین سود مند ثابت ہوگا؟ بالکل یوبی صاحب, وقت کے ساتھ اس کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو کنسیپٹ تھا کہ مارکیٹ میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنی شاپنگ کریں, وہ پچھلے کچھ سالوں سے آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور جو آن لائن بزنس ہے اس کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے, ڈاکومنٹڈ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جتنے بھی آپ کے کوریئرز ہیں جو بھی آپ کی پروڈکٹس کو آن لائن ڈیلیور کرتے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, اور اس سے ہوگا یہ کہ وہ ٹرانسپورٹیشن ہے گڈس کی یا موومنٹ ہے گڈس کی وہ ریکارڈ ہو سکیں گی. تو یہ ایک گڈ انیشیٹو ہے سر. نعیم خان صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ بیسٹ ججمنٹ اسسمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو بجٹ میں متعارف کروانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ صاحب, اس سے پہلے کافی سارے کیسز ابھی بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. یہ ڈسٹریبیوٹر کو بیسیکلی انہوں نے فوکس کیا ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس میں ایک سیکشن ہے 236G جو ابھی انہوں نے کمپلسری کر دیا کہ جب بھی ایک پرنسپل پرسن اپنے کسی ڈسٹریبیوٹر کو گڈ سیل کرے گا تو اس کا ٹیکس ڈیڈکٹ کرے گا, ایڈوانس ٹیکس چارج کرے گا اس سے, اور چارج کرنے کے بعد اس کا جو پوری انفارمیشن وہ FBR کے ساتھ شیئر کرے گا. اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا لوگوں کے ٹیکس ڈیڈکشنز کے باوجود وہ لوگ ٹیکس میں نہیں آ رہے تھے, ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے, تو FBR کو کافی ٹیکنیکل اور لیگل ایشوز فیس کرنے پڑ رہے تھے کورٹس میں. اب انہوں نے اس کو پارٹ آف اسٹیچوٹ بنا دیا ہے, پہلے بھی تھا لیکن اس میں ایڈیشن کر دیا, اسپیشلی ڈسٹریبیوٹر کو نام لے کے کیا ہے. اب اگر کوئی ڈسٹریبیوٹر سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہوگا اور اس کا ریکارڈ FBR کے پاس موجود ہوگا تو FBR کے آفیسرز جو ڈیو پروسیس آف لاز کو فالو کرتے ہوئے اس کے اگینسٹ ٹیکس کی لائبلٹی کو کیلکولیٹ کر سکیں گے. نعیم خان صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ الیکٹرانک انوائسنگ کو ایکٹ کا حصہ بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سب جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ ای انوائسنگ اور کارگو ٹریکنگ سسٹم ہے, اس سے پہلے یہ رولز تھے جس کے تحت انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ آپ ای انوائسنگ کریں گے. بیسیکلی تو جو سیل ٹیکس ایکٹ ہے اس کا سیکشن 23 ڈیل کرتا ہے انوائسز کو. وہاں پہ یہ کنڈیشن نہیں تھی کہ آپ ای انوائس جنریٹ کریں گے, اس کو سپورٹ رولز کر رہے تھے. اب انہوں نے اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے ای انوائسنگ ہے اس کو پارٹ آف اسٹیچوٹ بنا دیا ہے, بنانے کی پرپوزل دی ہے. جو رولز ہیں اس کو کنورٹ کر دیا ہے, مرج کر دیا ہے, بلکہ ریپلیس کر دیا ہے ود سیکشن 23 اور سیل ٹیکس ایکٹ 1990. نعیم خان صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ جو FBR ایڈیٹر اور پروفیشنل ایکسپرٹ کو تعینات کرنا چاہتا ہے اس سے ٹیکس بیس اور ٹیکس نیٹ بڑھنے میں مدد ہوگی؟ بالکل یہ بھی سب اس کی ضرورت تھی. یہ ہم نے آپ کے ہی پروگرام میں نمبر آف ٹائمز یہ پرپوزل دی تھی. FBR کے پاس اتنا سٹاف نہیں ہے, اتنی مین پاور نہیں ہے کہ وہ ان ٹائم اپنے آڈیٹس کو کمپلیٹ کر سکیں, جو نوٹسز ایشو کرتے ہیں ان کی ڈسپوزل ان ٹائم ہو سکے. اور یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا سینئر سٹاف اویلیبل ہے آفیسز میں اس کے پاس شاید اب جدید دور کے مطابق وہ اسکل نہیں ہے, اور جو نیا سٹاف آ رہا ہے بدقسمتی سے وہ اس ایجوکیشن کے ساتھ نہیں آ رہا جو اس کی ڈیمانڈ ہے. جو انہوں نے ابھی یہ ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم تھرڈ پارٹی آڈیٹرز کو ہائر کریں گے تو اس سے آڈٹ کی جو ڈسپوزل ہے اس کا جو پروسیس ہے وہ سپیڈی کمپلیٹ ہوگا, اور جو اس وقت لیٹسٹ ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی آڈیٹر کی یا آڈٹ کو کمپلیٹ کرنے کے پروسیس کی وہ اس کو فلفل کر سکیں گے. نعیم خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ اے بیٹر کا کیا مقصد ہے اور اس کو بجٹ کا حصہ بنانے سے حکومت کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ بیسیکلی یہ انگلش کا لفظ ہے بیٹر, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو کسی غلط کام کے کرنے میں کسی کی معاونت کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے. بیسیکلی FBR نے ماضی میں ایکسپیرینس کیا, اگر کہیں پہ انہوں نے دیکھا کہ فیک فلائنگ انوائس یا ٹیکس فراڈ کو پکڑا ہے تو جب پرسن تک پہنچے جس کے نام پہ وہ رجسٹریشن تھی تو پتہ چلا کہ وہ بیسیکلی ایک بے نامی آدمی ہے. وہ تو ایک ایسا پرسن ہے جو ایکچولی وہ ٹرانزیکشن نہیں کر رہا, اس کے پیچھے کوئی اور ماسٹر مائنڈ تھا. اب قانون میں جو کہ ایسا کوئی
प्रोविजन थी नहीं, अब इन्होंने एक ये नई टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर किसी बंदे की रजिस्ट्रेशन खो जाती है और उसके यूजर आईडी को कोई थर्ड पर्सन यूज करेगा और वहां पे टैक्स फ्रॉड कर लेता है, तो फिर उस बंदे के ऊपर भी वही पेनल्टीज होंगी, कानून वैसे ही अमल करेगा जैसे उस रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर करेगा। बेटर के मीन के ये थोड़ी सी एक डेंजरस टर्म भी मैं समझता हूँ कि चूंकि ज़ाहिर है किसी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो ज़ाहिर पासवर्ड यूज करेंगे, उनको पास जो डाटा प्रोवाइड किया जाएगा उन्हें तो नहीं पता कि ये कितना ठीक है कितना गलत है, उस डाटा को फीड कर देंगे, या वही सारा रिकॉर्ड टैक्स पेयर के कंसल्टेंट के पास भी जाता है, तो वो तो गिवन रिकॉर्ड को फॉलो करते हुए अपना एनालिसिस कर देगा, या अगर उसको अपने ऑफिस में बैठ के उसका डाटा कहीं पे ऐड करना पड़ जाता है या उसकी कोई चीज़ों को रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ जाती है वो तो कर देगा। अब अगर वहां पे फेक डाटा कोई बंदा फीड करवा देता अपना, फिर वहां पे डिपार्टमेंट कैसे जस्टिफाई करेगा? क्या उस के लिए उन्होंने कैसे पैरामीटर सेट किए हैं कि अगर कोई थर्ड पर्सन किसी का आईडी पासवर्ड यूज करता है उसके कहने पे, तो उसके लिए मैं आपके प्रोग्राम के तौर से कहूंगा कि इसका कोई एसओपी जारी करें कि भाई अगर कोई एम्प्लॉई है तो वो अगर उसके कहने पे उसका यूज करता है तो फिर लायबिलिटी किसके एंड पे होगी, और अगर उसका जो कंसल्टेंट है जो भी यूज करेगा इसका पासवर्ड और अगर वहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी कहां पे जाएगी? तो इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि एफबीआर अगर अपनी क्लैरिफिकेशन दे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नईम खान साहब, एफबीआर के अफसरान को लामहदूद इख्तियारात से नवाजा जा रहा है, क्यों? अयूब साहब, ये हैरानकुन है। पहले ही एफबीआर के पास बहुत सारी पावर्स हैं, जिस तरह वो किसी बंदे की रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, उनके ऑफिस में उनके बिजनेस प्रेमिसेस में जा सकते हैं, उनकी स्टॉक टेकिंग कर सकते हैं, उनका ऑडिट कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी से रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। ये सारी पावर्स हैं जो ऑलरेडी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट में इनको दी गई हैं। तो मजीद इनको ये एम्पावर करना कि भाई आप एक एसएचओ वाला रोल प्ले कर सकते हैं, आप सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक अपनी प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकते हैं, आप सेशन कोड वाले भी काम कर सकते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे यूबी साहब अगर आप देखें तो हर जो सेल टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये स्पेशल लॉज हैं। स्पेशल लॉज का एक अपना स्कोप होता है, उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है, उसमें हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज होती है। नईम खान साहब, एफबीआर का एक अफसर एसएचओ, सिविल जज, सेशन जज के इख्तियारात बेक वक्त इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। मैं यूबी साहब यही आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। देखें, अगर आप किसी वकील या किसी जज से पूछेंगे कि सीपीसी क्या है, तो कहेगा कि ये एक ऐसा कानून है जिसको आप जितना ज्यादा स्टडी करेंगे इसमें उतने ही ज्यादा इश्यूज आप अनर्थ कर सकते हैं। तो सारा एक वकील सारी जिंदगी इसको समझने में और पढ़ने में लगा देता है। आप एक ऐसे बंदे को अथॉरिटी दे रहे हैं जिसकी शायद बैक उसका बेसिक नॉलेज है वो लॉ का ना हो, तो वो कैसे सीपीसी को अंडरस्टैंड कर सकेगा? आपने कहा जी वो ओथ ले लेगा, वो एफिडेविट उससे आप मांग सकते हैं, तो इसके पूरा एक स्टैट्यूट है, इसकी पूरी एक लीगल बैकिंग है, उसको उस बंदे को कैसे समझा सकेंगे इतने शॉर्ट टाइम पे? और दूसरी बात कहते हैं ये बंदा उसको अरेस्ट कर लेगा। भाई अरेस्ट करने की आप एक बंदे की आज़ादी को सलब कर रहे हैं, उसका फंडामेंटल राइट है उसकी इंडिपेंडेंस, आप उसको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? इसके लिए कोई क्या प्रोसीजर? आपने कहा जी उसको अगर पता चलेगा कि भाई इस बंदे ने टैक्स फ्रॉड किया तो उसको अरेस्ट कर सकता है। भाई एक बंदे के पास गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। हाँ, आपने प्रपोजल दिया जी, बाद में अगर कमिश्नर साहब इसको देखते हैं कि इसकी गलत अरेस्ट हुई है तो वो जो अरेस्ट है उसको खत्म कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। भाई मीनवाइल उसकी जो आपने इज्जत नफ्स को मजरू कर दिया, उसकी जो क्रेडिबिलिटी शेक हो गई है, उसके लिए आपने कुछ सोचा है? कोई उसकी प्रपोजल दिया आपने? या इसके लिए तो ये तो एक वेपन यूज होगा कि अगर किसी ऑफिसर की कोई बंदा बात नहीं मानता भी इसको रोक लो, इसको अरेस्ट कर लो। अरेस्ट करने का पूरा एक प्रोसीजर है। आप पढ़े ना सीआरपीसी को, पढ़े पीपीसी को, वहां पूरा एक प्रोसीजर है कि आपने किसी बंदे को अरेस्ट कैसे करना है, उसके ऊपर क्या क्या कैसे इल्जामात को साबित करना है। भैया आप एक बंदे को अगर वैसे ही आप एफआईआर काट दें किसी बंदे को, उसको एक राइट होता है कि जाए अपनी इंटरम करवा लें, अब फिर आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। आपने कह दिया जी आप उस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करें, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको पता चल गया कि ये गलत है और आपके पास गलत डॉक्यूमेंट्स आ गए, आप उसको अरेस्ट कर लेंगे। नईम खान साहब, अब एफबीआर का अफसर कंपनियों के सीईओ और चेयरमैन को भी गिरफ्तार कर सकता है। अयूब साहब, बेसिकली अगर मैं ये सारा बजट की प्रपोजल पढ़ने के बाद मेरी शायद ये बात बुरी लगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि ये सारा जो कानून है, जो जिन लोगों के हाथ में आपने ये तलवारें पकड़ा दी हैं, वो इसको प्रॉपर अप्लाई कर सकेंगे? क्या वहाँ पे पिक एंड चूज वाला मसला नहीं हो जाएगा कि अगर एक बड़ी कंपनी है उसके सीईओ ने किसी की बात नहीं मानी तो उसको अरेस्ट कर लो, उसकी इज्जत नफ्स को मजरू कर दो? इसका पूरा एक प्रोसीजर है। आप फिर अपने कंपनी एक्ट में जाएं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाएं, सेल टैक्स एक्ट में जाएं, फेडरल एक्साइज एक्ट में जाएं, वहाँ पर्सन की डेफिनेशन को खत्म कर दें। आपने इनकम टैक्स में एनटीएन जारी किया
دیا تھا ایک कंपनी को, कंपनी एक पर्सन है, आपने उसके रिकॉर्ड को चेक करना है, उसकी बेस पे आपने कहा जी मैंने सीईओ को पकड़ना है, मैंने डायरेक्टर्स को पकड़ना है. कैसे पकड़ना आपने? आप देखिए ना, एक बंदे ने अपनी कंपनी के बिहाफ पे सारी ट्रांजैक्शंस की हैं. आप कहीं तो किसी को आज़ादी के साथ काम करने दें. आपके पास एक अथॉरिटी है कि किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया, आप उसके ऊपर लाइबिलिटी डिटरमिन कर सकते हैं, उसकी रिकवरी कर सकते हैं. आपके पास तो ये पावर है कि कंपनी के एसेट को सेल तक कर सकते हैं. तो फिर आप उस बंदे को कैसे कहेंगे जी मैंने इसको भी पकड़ना है? ये तो आपका ऑर्डिनेंस ही आपको अलाउ नहीं करता कि आप डायरेक्टर्स जो कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन आप उसके साथ नथी कर दें. तो मेरा ख्याल है कि इसको रिविजिट करें इसको, और आपने बिजनेस को प्रमोट करना है, बिजनेसमैन को इनकरेज करना है, आप उसको डिस्करेज करने की तरफ ना जाएं. नईम खान साहब, 38B में तरमीम का क्या मकसद है? जी साहब, ये जो पहले हमने बात की कि इन्होंने कहा है कि हमने कमिश्नर को एम्पावर किया है. बेसिकली हुआ ये है कि जो मैंने पहले आपसे बात की, ये सारा इशू है, इसके पीछे है फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस. और अयूब साहब, अब तक जितने केसेस अनर्थ हुए हैं, अगर आप उसको देखें तो जितने बड़े केसेस उनके पीछे इन्हीं का अपना कोई ना कोई बंदा निकला है. जब तक इनकी कनाइवेंस नहीं होती, इतने बड़े बड़े टैक्स फ्रॉड नहीं होते. अब इन्होंने कह दिया कि हमने कमिश्नर को एम्पावर किया है कि भाई आप, पहले तो वो रिकॉर्ड मांग सकता था, अब उन्हें कहा है कि भाई आप अगर समझते हैं कि मैंने किसी बंदे का IP एड्रेस लोकेट करना है, मैंने किसी बंदे की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसका मैंने रिकॉर्ड हासिल करना है, तो उसको एक्सेस दे दी गई है कि वो PTA या किसी भी टेलीकॉम कंपनी को नोटिस डाल सकता है कि आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दें, और उसको इन्फॉर्मेशन देने का पाबंद होगी. हाँ, इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि ये ठीक है. जाहिर है कि अगर कोई बंदा किसी थर्ड जगह बैठ के फ्रॉड कर रहा है तो उसको अनर्थ होना चाहिए. देखें, किसी गलत बंदे के साथ तो कोई नहीं खड़ा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बंदे को इतना पावर करें कि उसे पता हो कि मैंने अपनी पावर को यूज़ कैसे करना है. आप तो उसको इतना पावर करते जा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं मैंने किस पावर को कहाँ पे और किस तरह यूज़ करना है. तो ये चीज़ें, इसका रिजल्ट शायद इतना अच्छा ना निकले जैसा आप चाह रहे हैं. नईम खान साहब, आप क्या समझते हैं, FBR ने जो अपील का पुराना सिस्टम है उसको बहाल कर दिया है, ये तजर्बा क्यों किया गया जो नाकाम हुआ? देखिए ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब ये काम करते हैं तो अब देखें ना, अभी बजट प्रपोजल है, मेरी तरफ से भी एक प्रपोजल है जो मैंने पहले भी कही थी. हमने दो चीज़ें कही थी गवर्नमेंट से कि आप पहले वाला अपील सिस्टम बहाल कर दें, उस प्रोसीजर को फॉलो करना ही करना है. उसकी वजह ये है कि सर आपने फैक्ट्स को थ्रैश आउट करना है. एक स्टेप है कमिश्नर अपील, वहाँ पे आप अपना रिकॉर्ड प्रेजेंट करते हैं, अपने फैक्ट्स को ब्रीफ करते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ रह जाती है, फिर आप ATIR में जाते हैं. उसकी वजह क्या है? दो फॉर्म को यूज करने की. कमिश्नर अपील डिपार्टमेंट का ही एक अपॉइंटेड पर्सन है. कमिश्नर अपील ने अपने उस फैक्ट्स को देखना है. शायद वो लॉ पॉइंट पे इतना बेहतर परफॉर्म ना कर सकता हो. जब आपने ATIR में जाना तो वहाँ पे दो लोग बैठते हैं, एक वो बंदा जो एक्सपर्ट है, एक लॉ का एक्सपर्ट है, दूसरा फैक्ट्स को बेहतर समझ सकता है. वो दोनों मिलकर उसको थ्रैश आउट करते हैं. अब आपने कहा जी मेरी ऑप्शन है, एक टैक्स पेयर की मर्जी है वो कमिश्नर अपील के पास चला जाए, वो ATIR में चला जाए. भाई फिर आप मुझे बताएं कि उस बंदे ने कैसे डिसीजन लेना है? क्या आपको समझ नहीं आ रही कि इससे कहीं ना कहीं पे दोबारा वो चीजें जिनको हम रोकने की कोशिश करें वो पैदा हो जाएंगी. हर बंदा फिर अपने मनपसंद बंदे की तरफ जाना पसंद करेगा. ये चीजें पैदा नहीं होंगी कि मैं कमिश्नर अपील के पास चला जाता हूँ, मैं ATIR के पास चला जाता हूँ. भाई आप एक प्रोसीजर सेट करें, आपने तमाम लोगों को एक प्रॉपर वे पे लेके चलना होता है. और दूसरी बात आपने जो कही कि भाई मैंने जो रिकॉर्ड होगा ATIR का रिकॉर्ड हाईकोर्ट में जाएगा. भाई अगर एक बंदे ने कमिश्नर अपील के पास अपना डिस्पोज ऑफ करवा ली है अपील, तो उसका रिकॉर्ड भी वहां पे भेज दें. दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात हमने कही थी सर कि आपने हाईकोर्ट में जो 30% कंडीशन लगा दी है स्टे की, इससे बिजनेस कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा खौफ है. और सर मैं आपके प्रोग्राम से ये कहना जरूर चाहूंगा, इससे करप्शन बढ़ रही है, इससे करप्शन बढ़ रही है, इसको खत्म करें. देखें, आपने किसी बंदे को स्टे देना है, स्टे की पूरी कंडीशंस हैं, सुपीरियर कोर्ट्स ने इसके ऊपर अपनी पूरी जजमेंट्स दी हुई है. किस बंदे को स्टे मिलेगा? अगर उस पैरामीटर के ऊपर पूरा आ रहा है उसको स्टे लेने दें. जो FBR की लीगल टीम है या रजिस्टर्ड पर्सन की लीगल टीम है वो दोनों कोर्ट में जाए. अगर आप समझते हैं इसको स्टे गलत में, इसको वेकेट करवा दें. जब 30% आप पे करवा देंगे तो नीचे जो लोग हैं वो आपको पता है कितना अच्छा ऑर्डर पास करते हैं, वो बहुत ज्यादा गलत लाइबिलिटी बना देते हैं, करोड़ अरबों रुपए का टैक्स लगा देते हैं, वो जो जाके ऊपर उड़ जाता है. अब उसका 30% कौन जमा करवाएगा? सर इससे टैक्स पेयर के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, उसके अंदर बिजनेस को प्रॉपर फ्लोरिश करने का हौसला पैदा नहीं हो रहा. अगर बिजनेस बढ़ेगा तो टैक्स ज्यादा आएगा,
ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے سر. اس بجٹ میں میری ریکویسٹ ہے دونوں پراپر اپیل سسٹم کو بحال کیا جائے اور جو 30% کنڈیشنل اسٹے ہے ہائی کورٹ سے اس کو ختم کیا جائے. اسٹے کو میرٹ پہ کیا جائے. وہاں پہ ماشاءاللہ بڑے سینئر ججز بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ہم نے اسٹے کن گراؤنڈز پہ دینا ہے, تو ان کو اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کر کے اسٹے گرانٹ کرنے کی جو پرپوزل ہے وہ دیں. نعیم خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس بجٹ میں سیل ٹیکس قوانین اور ریٹرن میں کیا کیا تبدیلیاں کی جا رہی ہیں؟ ایوب صاحب, سیلز ٹیکس کے جو قوانین ہیں اس میں کچھ چیزیں تھی جو ہونی چاہیے تھی نہیں کی. ٹائم آف سپلائی کا ایک ایشو تھا, اس کو پھر نہیں کیا. جو پینلٹیز کا سیکشن تھا اس کو بڑا ہارش کیا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے بزنس مین کو کہہ دیں جی میں نے آپ کو 10 سال بند کروانا. ابھی سب کو بند کر دیں, 10 سال بزنس کون کرے گا؟ آپ کہتے ہیں جی میں نے 1 کروڑ روپے کے جرمانے کرنے ہیں, میں نے FIR کارڈ کے بندے کو بند کرنا ہے. سر دیکھیں, آپ نے اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے, ان لوپ ہولز کو ختم کرنا ہے جن کو استعمال کرتے ہوئے لوگ ٹیکس فراڈ کرتے ہیں. ہاں, آپ نے اگر کوئی ٹیکس فراڈ پکڑا ہے تو ابھی میری پرپوزل ہے کہ پینلٹی سیکشن کو ریوائز کریں. وہاں پہ پہلے وارننگ دی جاتی ہے ایک بندے کو کہ بھئی اگر آپ نے ٹیکس فراڈ کیا تو آپ کو یہ وارننگز ہیں. آپ اس کو یہی کہہ دیں کہ تم ملک سے باہر نہیں جا سکتے, تم پراپرٹی نہیں خرید سکتے جب تک اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کرو گے. آپ نے اس کو بند کیوں کرنا ہے؟ ان کے اوپر وہ چیکس لگائیں جس سے وہ بندے کی آزادی سلب نہ ہو, بزنس کرتا رہے اور آپ کو ٹیکس بھی آتا رہے. اور باقی جو آپ نے کہا کہ ریٹرن کی بات کی بھی سب آپ نے, تو ریٹرن دیکھیں اگر یہ اپنی انوائسز کو جس طرح ہم نے کہا کہ الیکٹرانک انوائسز کر دیتے ہیں تو ریٹرن تو ویسے سمپلیفائی ہو جانی ہے. ہاں, اس وقت مارکیٹ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے نیکسچر جے, H1 اور اس طرح کی ساری چیزیں کی ہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں. نیکسچر جس سے پہلے ہم فائل کر رہے ہیں ایکسپورٹرز کے لیے, انہیں ریٹرن سے ہٹا کے میری یہ پرپوزل ہے کہ جو نیکسچر جے اور H1 ہے اس کو ریٹرن سے ہٹا دیں اور اس کو علیحدہ سے ایک ٹائم دے دیں کہ بھئی آپ نے آنے والے 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ کے اندر آپ نے ان نیکسچرز کو فائل کرنا ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو ریٹرنز ہیں وہ ٹائملی فائل ہوتی جائیں گی, آپ کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. اور جو نیکسچرز ایڈیشنل نیکسچرز ہیں نا آپ کے, نیکسچر جے, نیکسچر H1, یہ بعد میں فائل ہو جائیں گے. آپ نے اس کو انیکس کر دیا 100% ریٹرن کے ساتھ, اور ریٹرن پھر کیسے ویلڈ کریں گے آپ اس کو؟ یہاں پہ آپ کی ریٹرنز لیٹ ہو رہی ہیں, آپ کا انپٹ ٹیکس ڈسٹرب ہو رہا ہے, ٹیکس لائبلٹی غلط طریقے سے ڈٹرمن کی جا رہی ہے اور ٹیکس پیمنٹ کی کافی پرابلم لوگوں کو آ رہی ہے. میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ سر جن لوگوں نے نیکسچر جے, نیکسچر H1 فائل کرنے ہیں, آپ ان دونوں کو ریٹرن سے علیحدہ کریں. ضرور فائل کروائیں لیکن ریٹرن سے علیحدہ کر دیں, اس کی ٹائم لمیٹیشن بڑھا دیں. جو کہ ابھی آپ نے کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا, ایجوکیشن کے بغیر آپ یہ کنسیپٹ لے کے آئے ہیں, اس میں ان کو ٹائم دے دیں. اور آپ کے پروگرام سے یوسف میں کہنا چاہوں گا کہ ایک نیکسچر H ہے, نیکسچر H میں ایک پرابلم آ رہی ہے کہ اگر کسی بندے کا نیکسچر H ٹائملی فائل نہیں ہو پاتا تو وہ یا درمیان میں فائل کرنا چاہتا ہے تو وہ خود سے اوپننگ سٹاک کو وہاں پہ انسرٹ نہیں کر سکتا. وہ جو کالم ہے وہ آپ نے بلاک کیے ہوئے ہیں, ان کو آپ کھول دیں, کیونکہ اگر ڈیورنگ دا پیریڈ اگر کوئی بندہ ایکسپورٹ کرتا ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ نیکسچر H کو فائل کرے, تو وہ پریویس کیری فارورڈ کو اپنے سٹاک کو وہاں پہ ایڈ نہیں کر پاتا, جس وجہ سے اس کا جو پورا سٹاک اس کی انوینٹری ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ ان چیزوں کو اوپن کریں. آپ کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا, میں نے ٹیکس ہاؤس میں وزٹ کیا ہے, بہت ساری اپلیکیشنز پینڈنگ ہے نیکسچر H کی بھی, جن لوگوں کی اس وجہ سے نہیں نیکسچر H فائل ہو رہے کہ ان کو پچھلا کیری فارورڈ کی پرمیشن نہیں مل رہی. تو اس کے اوپر آپ سوچیں, ان لوگوں کو ون ٹائم یہ پرمیشن دیں کہ جن لوگوں کی نیکسچر H فائل نہیں ہو سکے وہ اپنے نیکسچر H فائل کر کے ان ساری چیزوں کو اسٹریم لائن کریں, وہ چیزیں لیں جو کنسٹرکٹیو ہیں. تو میں یوبی صاحب یہ امید رکھتا ہوں کہ میں نے جو گزارشات کی ہیں ان کو گورنمنٹ پازیٹیو لے گی. ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو بریف کرنا, گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں بتانا, اور آپ نے ہماری باتوں کو پازیٹیو لیتے ہوئے اس کو ٹیکس کی کلیکشن کو بڑھانے کے لیے, بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کو ماننا ہوتا ہے. نعیم خان صاحب, بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ کو وکلاء کا ذکر کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ سب وکلاء حیران ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر خزانہ صاحب وکلاء کو شکریہ ادا کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ تو کسی کو ایجوکیٹ نہیں کرتے, یہ وکلاء ہی ہیں جو ٹیکس بار کے تھرو جو جگہ جگہ سیمینار کر کے اپنے آفیسز میں اس ساری قوم کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ان کو ٹیکس کلیکشن میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کی ریٹرن فائلنگ میں, ان کی ڈیٹا کلیکشن میں, ساری چیزوں میں ہیلپ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ بھئی ٹیکس کے وکیل کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بھئی میری بات سنیں, اگر ایک ٹیکس پیئر اپنے وکیل کے پاس نہیں جائے گا تو غلط ریٹرن فائل کر دے گا. جب غلط ریٹرن فائل کرے گا تو لیٹیگیشن کو آپ نے بڑھانا ہے, اس کو جیلوں میں ڈالنا ہے. میری آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی ریکویسٹ ہے, وزیر خزانہ صاحب آپ نے یہ الفاظ واپس لیں, کیونکہ دیکھیں ہم سب لوگ پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اگر آپ کسی کی
वसीला जारी करेंगे तो क्या समझते हैं कि वहाँ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ बैठ के वज़ीर ख़जाना के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट पास कर दूँ, मेरा ख्याल है कि फिर वो माइंड करेंगे। तो इस तरह हमने माइंड किया हुआ है। वज़ीर ख़जाना साहब अपने अल्फाज वापस लें। नईम खान साहब, ये भी बताइएगा कि जो हुकूमत ने नॉन फाइलर के खिलाफ पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है, दावा किया है, क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये सब इन्होंने ये प्रपोजल्स दी हैं कि वो लोग जो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। इससे पहले ये था कि इन्होंने फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स के रेट्स को अलहदा से स्लैब लगाए हुए थे। अब इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया, मैं समझता हूँ ये अप्रिशिएबल है। उन्होंने कहा जी अगर कोई बंदा रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो वो कोई गाड़ी परचेज नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता, वो अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं इसके साथ हूँ सर, जी सर, बिल्कुल मैं इसके साथ हूँ। जो बंदा एलिजिबल है, मीन कि जिस बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है, जो उस कैटेगरी में आता है, अगर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा फिर उसको बिल्कुल रोकना चाहिए। नईम खान साहब, ये भी बताइएगा एलिजिबल पर्सन और सफिशिएंट सोर्सेज क्या हैं? बेसिकली ये पिछले साल भी इन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। एलिजिबल का जो इन्होंने इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं ना, ये प्रपोजल दे रहे हैं सर, ये रैशनल नहीं है, ये मेरिट पे नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैंने पिछले साल एक रिटर्न फाइल की, मैंने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल की, और मैंने उस वक्त बताना है कि मेरे पास कितने सोर्सेज हैं और उस सोर्स का 130% तक मैं अपने एसेट्स को परचेज कर सकता हूँ। ये सब ये इरैशनल सी इनकी डिमांड है। मेरे पास, मैंने लास्ट रिटर्न फाइल की एग्जांपल, मेरे पास सोर्सेज कम थे और अगले साल मुझे कहीं से पेमेंट आ गई, मुझे विरासत में चीज़ मिल सकती है, मुझे फॉरेन रेमिटेंसेस आ सकती हैं, मुझे कोई प्राइज मिल सकता है, क्या मैं कोई नया एसेट परचेज नहीं कर सकूंगा? इसके बारे में मेरा ख्याल है कि इसको विथड्रॉ कर लें। जो पहली कंडीशन है नॉन फाइलर वाली कि वो खरीद नहीं सकेगा, ये ज़्यादा बेहतर है। एलिजिबल पर्सन की जो अभी तक डेफिनेशन है, इसको मैं समझता हूँ कि ये शायद आगे फ्यूचर में इसका कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, बेहतर है कि उसको विथड्रॉ कर लिया। नईम खान साहब, आखिर में ये भी बताइएगा, क्या एफबीआर का अफसर और बैंक का ऑफिसर दोनों टैक्स पेयर के रिटर्न का मुआवजा कर सकेंगे, और एफबीआर को क्या अख्तियारात दिए गए हैं और बैंक के अफसर को क्या अख्तियारात मिले हैं? तो ये सब इसके ऊपर ये था कि इससे पहले बैंक से डाटा एफबीआर लेता था और वहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस थी, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, उसके ऊपर ये लोग सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स चार्ज करते थे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो इसके ऊपर अपनी रेशो सेटल की वो ये थी कि भाई आपके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है कि ये सेल्स की हैं, क्या ये टैक्सेबल सेल्स है, क्या ये कोई इन्वेस्टमेंट है या कोई इनकम है, ये क्या चीज़ है? देखिए, आपने एक बंदे से टैक्स चार्ज करना है तो विदाउट एविडेंस आप कैसे ये कर सकते हैं? तो अब उन्होंने एक कमिश्नर को एम्पावर किया है कि वो बैंक से ये डाटा कलेक्ट कर सकता है। जरा जब वो बैंक से स्टेटमेंट लेगा तो फिर बैंकर को वो ये कह सकता है कि हमें बता दें कि इस ट्रांजैक्शन का सोर्स क्या है, ये कहां से पेमेंट आई है, किसने भेजी है, किस शहर से आई है, इसका भेजने वाला कौन है, उसका आईडी कार्ड नंबर क्या है। ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो ये प्रूफ करेगा अपना जो एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन वाला जो इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा कि भाई इस बंदे ने अगर ये ट्रांजैक्शंस किए हैं तो ये वाकई बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, और उसकी बेस पे अगर कोई केस बनेगा फिर उसको वो जो इश्यू से जो ऑनरेबल कोर्ट ने सेटल किए हैं उनको ये मीट करने में कामयाब हो सकेंगे। इससे मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अब अपने सारे बिजनेस कम्युनिटी के दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आपने अपनी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन इसके ऊपर स्पेशल फोकस करना है। अगर आप इस तरह की ट्रांजैक्शन की जिसका आपके पास एविडेंस नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी है आने वाले दिनों में फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। बहुत शुक्रिया नईम खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। बजट हर साल ही पेश किया जाता है, उसमें रद्दबदल भी की जाती है, जो पेश होता है वो कुछ और होता है, जब एक्ट का हिस्सा बनता है तो और कुछ होता है। अभी जो कुछ चीजें आई हैं, कुछ हमने इसमें आज डिस्कस करने की कोशिश की है, कौन कौन से ऐसे कवानीन है जो टैक्स पेयर के लिए वो वाले जान बनेंगे और अब टैक्स पेयर को किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।